ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे, प्रोसेस एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर देखेंगे, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। ये तीन पार्ट करने हैं। ये तीन पार्ट से क्या है, ये पूरा ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो इसके अंदर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ढांचा तैयार करना, ऑर्गेनाइज करना किसी चीज को। प्लान तो तैयार कर लिया, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। प्लानिंग के जस्ट बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स implementation of plan by clarifying jobs and working relationship। भाई सभी का जॉब्स और वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरिफाई करेंगे ना। प्लान तो तैयार कर लिया और अब सभी लोगों को जॉब पे लगाना है, वर्किंग रिलेशनशिप बताएंगे कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होएगा, कौन किसका बॉस होएगा, सारी चीज डिफाइंड होएगी। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाई एंड डिजायर रिजल्ट। जो डिजायर रिजल्ट निकालना है, क्योंकि डिजायर रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक वेल। ठीक है, तभी हो पाएगा। अच्छा, फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देख, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। फीचर क्या ऑर्गेनाइजिंग के, काम को बांटा जाता है, काम को बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। द होल एक्टिविटीज इन द इज डिवाइडेड इनटू टास्क ग्रुप ईच डीलिंग विद ए स्पेसिफिक एरिया लाइक प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केट, पर्सनल। सभी को अलग अलग काम में बांट दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन, इन सभी कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन चल सके आगे, है ना। सही है। इसके बाद में देख, कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही तो ऑर्गेनाइज किया जाता है सारा का सारा। ग्रुप को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि सारा कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, वो पूरा हो सके। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डाला जाता है, ढांचे में बदला जाता है। समझाई, ये बात है। इसके बाद में आगे चलो, प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ही तो है। ऑर्गेनाइजिंग essentially implies a process which coordinate human efforts, assemble resources and integrate both into a unified whole to be utilized for achieving the specific objective। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग जो है ढांचा बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ट्रांसलेटिंग प्लान, प्लान को ट्रांसलेट ही तो किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में। ऑर्गेनाइजिंग में प्लान को ट्रांसलेट करा जाता है, उसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। और मतलब ऑर्गेनाइजिंग इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग मशीन ऑफ मैनेजमेंट है। मशीन का एक पुर्जा भी निकला तो सारी मशीन खराब हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक ढांचा भी खराब हुआ तो सारा का सारा स्ट्रक्चर खत्म हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग इज ए कंसीडर टू बी ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द मशीन इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल। मतलब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बीमार है, खराब हो रखा है, तो सारी मशीन पे इफेक्ट पड़ जाएगा। सीधी सी बात है, सारी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ जाएगा अगर ऑर्गेनाइजिंग का एक ढांचा भी खराब है तो। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग इज ए लाइक मशीन, एक मशीन है पूरी की पूरी। एक नट भी निकला हुआ तो मशीन काम नहीं करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि एक स्पेशल बंदे को स्पेशल काम पे लगाया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है। पूरे के पूरे काम को, पूरे टास्क को छोटे छोटे एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है और सभी पे एक्सपीरियंस्ड बंदे रखे जाते हैं ताकि हमको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिले। अच्छा, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन। कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसका बॉस होएगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होएगा, सब कुछ क्लियर होता है। क्लियर वर्किंग रिलेशन होते हैं आपस में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो पाते हैं। अब अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे अपने बिजनेस को तो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो पाएंगे रिसोर्सेज। एडॉप्शन ऑफ देखो, एडॉप्शन टू चेंज, चेंज को भी अडॉप्ट कर पाएंगे हम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस जो है ना उसको अडॉप्ट करवा पाएंगे अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया तैयार हो रखा है तो। ऑर्गेनाइज बढ़िया हो रखा है, ढांचा बढ़िया बन रखा है तो हम जो चेंजेस हैं उसको भी मतलब कहने का क्या है, मॉडिफाई, जो मॉडिफिकेशंस होती है और सारी चीजें होती है, एम्प्लॉय उसको मानेंगे। ठीक है, मतलब रिसिस्ट नहीं करेंगे चेंजेस को। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख, ऑर्गेनाइजिंग मेक्स ए क्लियर मेंशन ऑफ ईच एंड एवरी जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। भाई अवॉइड करती है ये
डुप्लीकेशंस को, है ना, और काम दोबारा दोबारा ना हो सके। एक वेल ऑर्गेनाइज करके काम किया जा रहा है, एक तो एक यूं ही टेबल पे फैला के काम कर रहे हो तुम सारा, तो वो रिपीटेशन होने के चांसेस रहेंगे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगी ना। एक सीरियल में बना दिया सारा कुछ, ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो काम रिपीट नहीं होएगा और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, उस हिसाब से पर्सनल को हमको डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को डेवलप करना पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से, है ना। अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी ना, विच गिव्स मैनेजर द टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज फॉर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के एरियाज भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, नई नई इनोवेशन क्या क्या लानी है। हेंस इट हेल्प द मैनेजर टू डेवलप, मैनेजर को डेवलप करने में भी हेल्प मिलेगी उससे, है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, अगर हम प्रॉपर ढांचा तैयार कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया है, सीधी सी बात है। ऑर्गेनाइजिंग हैज द सेम इंपॉर्टेंस फॉर द मैनेजमेंट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो हड्डियों की कीमत है ना, वही कीमत ऑर्गेनाइजिंग की है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, समझ आई। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस, क्या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है? यस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, प्रोसेस भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप भी हो सकता है। ऑर्गेनाइज देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट concept of organizing, it has been considered as a process. In other word, organizing is not a function that can be performed at a single stroke. Single stroke नहीं है, वन नाइट का काम नहीं है कि भाई हो गया काम, बात खत्म, समझे। तो ये काफी टाइम लगता है इसको करने में, प्रोसेस है इसका एक प्रॉपर, बट इट इज ए चेन ऑफ वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन को मिला के ऑर्गेनाइज बनता है। इट इंक्लूड गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव, पहले तो ऑब्जेक्टिव की इंफॉर्मेशन लेना, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज है उनको डिसाइड करना, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज है उनको डिसाइड करना, और एंड ग्रुपिंग देम, उनको ग्रुप करना, ठीक है। अच्छा, डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना, ठीक है। ऑल्सो अलाउइंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउड करना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या ऑर्गेनाइजिंग में आती है ना। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, फिर ड्यूटीज असाइन करना, फिर उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करना, ये सारा प्रोसेस ही तो है, कोई एक ही काम में थोड़ी ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है। ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, देखो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप भी है, एज ए स्ट्रक्चर क्या ऑर्गेनाइजिंग है? यस। According to this concept, organizing is treated as a structural of a relationship. Structure ढांचा है रिलेशनशिप का, एक पर्सन के साथ दूसरे का रिलेशनशिप। अंडर दिस वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड और एस्टेब्लिश, बहुत सारी पोस्ट क्रिएट की जाती है। एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग ऑन वेरियस पोस्ट, बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, बहुत सारी पोस्ट पे काम करते हैं। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइंड, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिफाइंड होती है, और रिलेशनशिप भी डिफाइंड होता है, कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो ये क्या स्ट्रक्चरल रिलेशन है, कोई ना कोई किसी ना किसी के नीचे, या कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर होता ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। मान लो एक हेड है, उसके नीचे 20 एम्प्लॉय लगा दिए, उन 20 के नीचे भी कोई ना कोई है, उसके नीचे और 2 लोग हैं, उसके नीचे 3 लोग हैं, उसके नीचे ये है, उसके नीचे वो है, मतलब कोई ना कोई किसी के ना किसी के नीचे होता ही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। कोई सबऑर्डिनेट होता है, कोई बॉस होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप हो सकते हैं। आगे चलो, कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कंसेप्ट, बोथ द कंसेप्ट में क्या फर्क है? ये प्रोसेस है, ये स्ट्रक्चर है, सीधी सी बात है, ये प्रोसेस है और ये स्ट्रक्चर है। प्रोसेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन सीधा होने वाला काम नहीं है, प्रोसेस है ये एक तरह का। पहले तो सारी ड्यूटीज असाइन करो, कौन कौन कहाँ पे, पहले तो वर्क असाइन करो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना ही काम है हमारा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो। उसके बाद में सारा वर्क देखो कहाँ पे कितने कितने वर्क हो सकते हैं, ड्यूटीज असाइन करो, ड्यूटी असाइन करने के बाद में लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो काम करने की, फिर उनको जिम्मेदार ठहराओ, सही है, ये प्रोसेस है, समझाई। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप का मतलब समझाया, स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से संबंधित है, कोई ना हर कोई एक दूसरे से संबंधित है, बिना किसी जॉइंट के बन ही नहीं सकता काम, समझाई। कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कंसेप्ट, comparison so far as the similarly between both the concept is concerned, ठीक है। business organization is looked upon as a group of different part under both the concept, अलग अलग पार्ट है ना। दिस पार्ट आर बोथ टेंजिबल
like human, material, machine and money, and intangible like authority and responsibility. इन दोनों के अंदर में देखो, इंटेंजिबल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी. दोनों चीजें होनी जरूरी है ना. अगर तेरे को पावर मिलेगी तभी तो तू जिम्मेदारी लेगा. अगर तेरे को पावर नहीं मिलेगी तो क्या जिम्मेदारी लेगा? एम्प्लॉय नहीं लेगा जिम्मेदारी एम्प्लॉय. पावर मिलेगी तभी अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी मिलेगी तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई भी हो चाहे. ठीक है, बात ये. आगे चलो, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. वर्क को बांटा जाएगा अलग अलग काम में, डिपार्टमेंटलाइजेशन किए जाएंगे. अब फाइनेंस का काम है, फाइनेंस के काम में 3 काम है. अकाउंटिंग का काम है ना, एंट्री रिकॉर्डिंग का काम है मान लो, है ना, और बहुत सारी चीजें फाइनेंस में डाल दी वो. इसके बाद में मान लो सेल्स का काम है, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया अलग से. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया वो. सेल्स में सेल करना हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, और XYZ सारे काम सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ गए. HR डिपार्टमेंट का काम क्या है? सारा का सारा लेबरों को रखना, उनका प्रमोशन, स्टाफिंग वगैरह का सारा काम उनका है, HR डिपार्टमेंट का है. HR डिपार्टमेंट का काम है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. उसका काम सिर्फ लेबरों तक नहीं है, उसका काम बहुत कुछ होता है HRM का. ठीक है, तो ये बात है. तो समझे नहीं समझे? डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया. उसके बाद में असाइन करेंगे, डिपार्टमेंट्स बांट दिया अलग अलग. उसके बाद में असाइन ड्यूटी करेंगे, भाई इस डिपार्टमेंट में इतने बंदे चाहिए, ड्यूटी असाइन करनी पड़ेगी. ये इसके नीचे, ये इस ग्रुप का हेड होएगा, ये उसके नीचे काम करेगा, ये उसके ऊपर काम करेगा, इसके नीचे 10 बंदे होंगे, इसके नीचे फलाना होएगा. असाइन द ड्यूटीज. इसके बाद में क्या? एस्टेब्लिशमेंट, रिपोर्ट, रिलेशनशिप. रिपोर्ट तो लेनी पड़ेगी ना एक. सही है, देखिए रहा, ग्रुप बना दिया अलग अलग. जैसे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर में क्या क्या रख दिया? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स वगैरह, परचेज में रख दिया वो सारा. ठीक है, और मान लो फाइनेंस के अंदर में क्या क्या रख दिया? फाइनेंस को लेना, उसको यूज करना, और सब सब रख दिया. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेलिंग एक्टिविटी रख दी, एडवर्टीजमेंट रख दिया, देख जैसे ये रहा, है ना. इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट, रिपोर्ट, रिलेशनशिप. भाई रिपोर्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या? कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा. रिपोर्ट रिलेशनशिप तो बनाएंगे ना भाई, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इससे ऑर्डर लेगा. रिपोर्ट रिलेशनशिप बनाना, रिपोर्टिंग करना मतलब. अब देख, इसके बाद में देख क्या है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है इसको, ना कि बंदे. ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है ताकि हमारे ग्रुप का गोल पूरा हो सके, इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जाती है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए मशीन. ठीक है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम तैयारी क्यों करेंगे? हमारा नुकसान हम खुद क्यों करेंगे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझाया? द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स. सभी की जॉब डिफाइंड होती है. ईच देखो ब्रिंग ए डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. मतलब कहने का ये 3 बातें आती है: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. सभी की अथॉरिटी, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है यहाँ पे. मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर तेरे को लेबर रखा हुआ है ना, तो तेरी अथॉरिटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी अकाउंटेबिलिटी तीनों सेट है. अथॉरिटी का मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही. जवाब देना पड़ेगा उस चीज के लिए. समझ आ रही है बात? ये है. अब तू मान ले डिपार्टमेंट का हेड है, तो तेरे से जवाब मांगा जाएगा कि भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आप मैनेजर हो, तो आपसे जवाब मांगेंगे. तू यूं नहीं कह सकता वो 20 लेबर थे, उन्होंने गलती कर दी ना, तेरी गलती कहलाएगी. यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज डन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, ये बात है. समझ आई नहीं है? ऑर्गेनाइजिंग है ये. मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मेन फीचर क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज डिफाइंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिफाइंड होते हैं. इट इज बेस्ड ऑन रूल एंड रेगुलेशन. रूल एंड रेगुलेशन पे चलेंगे भैया. हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ढांचा जो बनाया है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन का बनाया है. इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर आधारित है. इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड. ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट करता है इसको डेलिबरेटली. इट इज इम्पर्सनल. यहाँ पे पर्सनल भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है. हमारे काम से मतलब हमको पंचायत करनी है, अपने घर पे करो, बात खत्म. समझे? अपने को अपने काम से लेना देना. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद में इट इज मोरल स्टेबल. ये मोर स्टेबल मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहता है, लंबा टिकता है ये. एक और एडवांटेज क्या है इसके? इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. जवाबदेही फिक्स कर सकते हैं ना. सामने वाले से जवाब मांगेंगे, भैया तेरे को ये काम दिया था, हुआ कि नहीं हुआ,
सीधी बात है, जवाब दो इस चीज का। जवाब कब मांग सकते हैं? जब अकाउंट अथॉरिटी दी हुई हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की हुई हो, ठीक है ना। नो ओवर देखो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, काम रिपीट नहीं होएगा, है ना। हर बंदे को हर चीज फिक्स की हुई है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है? एक मैनेजर मतलब कई लोगों को कमांड तो देगा, लेकिन एक लेबर जो है ना एक ही बंदे से कमांड सुनेगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल है इधर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फिक्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिक्स है कि भाई सामने वाला किससे ऑर्डर लेगा, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, इजी टू गेट गोल, गोल को अचीव करने में इजी है। असली में तो यही होता है इजी, गोल को अचीव करने के लिए, बाकी चीजें तो नहीं हो सकती ना। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखो लिमिटेशन क्या है? डिले इन वर्क, कई बार क्या है डिले हो जाता है वर्क के अंदर में, प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा हो जाता है ना। बात ये है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? मतलब लोग क्या है इनिशिएटिव लेस हो जाते हैं, लोग मतलब इनिशिएट नहीं लेते। द एम्प्लॉय हैव टू डू व्हाट दे आर आस्क्ड, उनको बोल दिया जाता है भाई ठीक है इतना काम करने का, लकीर खींच के दे दी भैया, ज्यादा नहीं सोचना, इस पे चलो। अब मान लो ओवर इंटेलिजेंट बंदा हो तो वो तो उस लकीर पे नहीं चल पाएगा ना, बात समझ आ रही है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, वो जो खुद का बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाएगा, वो खुद जो करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा, उसको इनिशिएटिव नहीं मिल पाएंगे इतने। बोलेगा लकीर खींच के दे दी, ऑर्गेनाइज करके दे दिया, भैया ये काम करना है, ज्यादा नहीं सोचना। लेकिन अगले के दिमाग में ये यार मेरे को तो ज्यादा काम आता है तो मेरे को सोचना चाहिए ना, मैं तो ओवर इंटेलिजेंट हूं, मैं जितना काम कर सकता हूं उतने चार बंदे मिला के नहीं कर सकते, अब मेरे को भी उनके बराबर ही काम करना, तो फायदा क्या होगा? समझा ही नहीं आई? तो ये बात है। इसके बाद में क्या है? मशीनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब क्या मशीनाइजेशन हो जाएगा का पर्सनल भावनाओं का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मशीनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा, यहाँ पे काम से काम रखा जाता है मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इसके बाद में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देख, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वालों को है ना कोई जात के आधार पर, मैं जाट हूँ, हम यादव है, हम ये है, हम वो है करके ग्रुप बना लेते हैं, समझ आ रही है। और फिर वो धरने पे बैठ जाते हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारा ये करो, हमारा वो करो, फैक्ट्री के ताला मार के बैठ जावे, समझ आ रही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, सीधी सी बात है यार, क्यों बनाएंगे हम? अपने हाथ में लट क्यों लेंगे उस चीज का? सीधी सी बात है, हम ये चीज बनाएंगे क्यों? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम ही नहीं है ना बनाना, हम तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। दिस ऑल पर्संस आर पार्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकल के आते हैं ये भाई, निकल के तो उन्हीं ग्रुपों से आते हैं ये लोग, अलग अलग एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। अपनी बात मनवाने के लिए और चीजें करवाने के लिए ये ग्रुप बना लेते हैं, अपना इनफॉर्मल ग्रुप है, ये गलत है चीज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, समझाया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत गलत है और ये ज्यादा लंबे तक नहीं टिकता, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देख, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्स्पिशियस पर्पस बट विच में कंट्रीब्यूट टू जॉइंट रिजल्ट, जॉइंटली रिजल्ट पाना चाहते हैं, ये कंट्रीब्यूट हो जाते। देखो मेन फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, निकलते तो वहीं से ये, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से निकलते हैं। इट हैज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में देखो इट हैज इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कभी भी किसी से कभी भी बात कर लेते हैं, इनका कोई चैनल नहीं है। अब अपने वाले में तो चैनल था, लोअर वाला बात करेगा तो मिडिल से करेगा, मिडिल वाला करेगा तो टॉप से करेगा, यहाँ पे तो कोई चैनल ही नहीं है ना, यहाँ पे तो चैनल लेस है, वो कहे इधर आइयो, वो कहे इधर आइयो, वो कहे, मतलब तमाशा सा बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, समझ आ रही बात? मतलब कोई चैनल ही नहीं है इनका बात करने का। आगे चलो, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करेगा इसको? ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करेगा इसको? अपना नुकसान क्यों करवाएगा ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहेगा कि इनफॉर्मेलिटी फैले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, बिजनेस के अंदर में? इसके बाद में इट हैज नॉट प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई जगह नहीं होती हमारे बिजनेस चार्ट पे, हमारे बिजनेस में कोई स्थान नहीं है इसका। इट इज पर्सनल, ये पर्सनल है, पर्सनल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। इट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिर नहीं रहते ये ग्रुप, 2-4 दिन के लिए बनते फिर खिंच जाते हैं। फायदे क्या है इसके? फास्ट स्पीड होती है, ठीक है, फुलफिल सोशल नीड्स को पूरा कर पाता है ये, मतलब जो लेबर चाहते हैं उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है। अच्छा, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला भी होता है, कर देते हैं पूरे ये ऑब्जेक्टिव को भी, ठीक है। अच्छा, इट्स क्रिएट रिमर्स, अफवाहें फैलाते हैं ये, अफवाहें फैलती है, कोई भी कभी भी किसी से भी बात कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, ग्रुप बना के बैठे रहेंगे, समझे। इट रेसिस्ट चेंज, ये चेंज को नहीं आने देंगे जल्दी से, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को नहीं आने देंगे, मतलब चेंजेस जो होंगे ना उसको रोकने की कोशिश करेंगे ये,
ठीक है। अच्छा, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, ये प्रेशर डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे ग्रुप्स के जो नॉर्म्स है ना उसको अपनाया जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इनके बाप का राज है, ठीक है, बात ये है। कंक्लूजन समझ आया नहीं आया, मतलब ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, जर्नल मैनेजर देख, पर्पस, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज देख, परचेज सुपरिटेंडेंट, और ये सब, एक मिनट रुको। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस देख, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फॉर्मली डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, है ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन से होता है, जो डेलिबरेटली क्रिएट नहीं की जाती ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। दिस इज क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉय इटसेल्फ, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन देख, इट इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज, रेगुलेशन होती है उसकी, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती रिटर्न में। अथॉरिटी देखो, अथॉरिटी वर्च्यू पोजीशन इन द मैनेजमेंट, पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होती है, उसमें क्या होती है, वो एज के अकॉर्डिंग होती है, कितना बड़ा है उसी को नेता बना देते हैं ना, समझाई, बुढ़ा होता है वयस्क बंदा। अच्छा, बिहेवियर, इट इज डायरेक्टेड बाय रूल्स, ये रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलते हैं, वो क्या चलते हैं, इंडिविजुअल अटैचमेंट और उनके अनुसार चलते हैं ये लोग। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें क्या है, कम्युनिकेशन टॉप टू, मतलब लोअर टू अपर, अपर टू लोअर होता है कम्युनिकेशन, और वहां पे कि में भी कोई भी कभी भी कैसे भी किसी से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, लीडरशिप, उसके अंदर में बिकॉज ऑफ देयर हाई रैंक द मैनेजर आर द लीडर, इसके अंदर में द लीडर इज सिलेक्टेड, लीडर सेलेक्ट किया जाता है, अपना नेता सेलेक्ट करेंगे, सबसे बड़ा एज का है इसको नेता बना दो, समझे बात ये। 5.1 होगी। 5.2 देखो, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल ही, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड डिविजनल। ओके, देखो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, ढांचा होता है ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जैसे बताया ढांचा होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिविजनल। देख, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, एक तो था फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब जो फंक्शन के आधार पे एक ढांचा बना दिया जाए उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जो डिवीजन के हिसाब से स्ट्रक्चर बना दिया जाए। मतलब क्या होता है, सीधी सीधी भाषा में बात समझाई जाए तो देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर वो कंपनी अपनाती है जो एक ही प्रोडक्ट बना रही है ना, एक ही प्रोडक्ट जो बना रही है। मान लो मैं जो है ये पेन बनाने का काम कर रहा हूं, बस मैं एक सिंगल ये पेन ही बना रहा हूं, तो इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर बांटा जा सकता है। इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर दिया, इसका सेल्स डिपार्टमेंट, इसका परचेज डिपार्टमेंट, इसका एचआर डिपार्टमेंट, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट कर दिया। ओके, व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर को मान लो कंपनी 4 प्रोडक्ट बना रही है अलग अलग, प्लास्टिक का डिवीजन अलग है मेरा, लोहे का डिवीजन अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, तो मैंने सभी के डिवीजन के अलग अलग फंक्शन रखे हैं। प्लास्टिक के लिए मैंने अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट रखे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, है ना, सभी रखे हैं। मेटल के लिए अलग रखे हैं, और चीजों के लिए अलग रखे हैं, समझ ही नहीं आई, एलॉय के लिए अलग रखे हैं, ये सब चीजें हैं, समझ रहे हो बात को। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन वाइज फंक्शन दे देना, एक तो एक होता है फंक्शन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर वो कंपनी अपनाती है जहां पे एक ही प्रोडक्ट बनता है। देखो, इसके बाद एक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइजेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देख क्या है, ये रहा, ये 2 सिलेबस में तुम्हारे फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शन के आधार पे बांट दिए। देख, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ अपनाया जा सकता है, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और कंपनी बड़ी है, शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी के नीचे क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैनेजिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में सेल डिपार्टमेंट आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गया और मार्केटिंग रिसर्च आ गया। फायदे क्या है इसके, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होएगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होएगा, मैनेजरियल एफिशिएंसी आएगी, इंक्रीज होएगी। क्यों आएगी, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी बिकॉज परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन सेम वर्क परफॉर्म किया जाएगा तो भाई कोई भी प्रोफिशिएंट हो जाएगा अपने काम में। अच्छा, मिनिमल डुप्लीकेसी ऑफ वर्क,
जो एफर्ट जो है ना मिनिमम डुप्लीकेसी हो पाएगी, रिपीट कम होएगा काम, कहने का मतलब ये है। अच्छा, ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटिंग, भाई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, इक्वल वेट टू ऑल फंक्शन, सभी फंक्शंस को इक्वल वेट दिया जाएगा, यहाँ पे सभी को इक्वल वेटेज दी जा रही है यहाँ पे, सही है कि नहीं है। इसके बाद में आगे चलो, डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखो इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। प्रोडक्शन वाला बोलता है कि भाई मेरे को मेरे डिपार्टमेंट से मतलब है और ऐसी तैसी कराओ अपनी, परचेज वाला ये बोल रहा है मैं मेरे को परचेज डिपार्टमेंट से मतलब है, एचआर डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है मेरे को एचआर डिपार्टमेंट से मतलब है, बात खत्म और अपनी ऐसी तैसी कराओ, सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है सेल्स से मतलब है मेरे को और अपनी ऐसी तैसी कराओ। तो मतलब काम कैसे चलेगा, सभी लोग अपने अपने बारे में कर रहे हैं, किसी का नुकसान हो चाहे औरों का, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये भूल जाते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है प्रॉफिट कमाना, और तुमको इसलिए रखा हुआ है ताकि प्रॉफिट कमाया जाए, तुमको फालतू में नहीं रखा हुआ, समझ आ रही है। ये क्यों बनाए गए हैं ग्रुप्स, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। अब तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, तुम अपने अपने बारे में सोच रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी तैसी कर रखी है, फायदा क्या है। बात ये क्यों रखा है तुमको, नहीं क्यों रखा है तुमको, प्रॉफिट कमाने के लिए रखा होगा, बात ये है, समझे। इसीलिए इग्नोरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं ये। अच्छा, डिफिकल्टी इन जो भी है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहता, लड़ाई चलती रहती है इनकी। प्रोडक्शन वाला बोलता है हमारा बजट कम है, सेल्स वाला बोल रहा है हमारा बजट कम है, परचेज वाला बोल रहा है हमारा बजट कम है, लड़ाई करते रहते हैं, बोला हमारा बजट बढ़ाओ, वो कहो हमारा बजट बढ़ाओ, एचआर वाला बोल रहा है हमारा बजट बढ़ाओ, समझ आ रही है, झगड़े चलते रहते हैं उनके बीच में, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहता। इसके बाद में चलो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सभी के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वाद विवाद चलता रहता है। हर्डल इन कंप्लीटिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हर्डल आती है, मुश्किलें आती है, सीधी सी बात है। सुटेबल कहाँ है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर, वेयर साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट इज लार्ज, वेयर द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, वेयर डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज आर नीडेड, वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, अगर एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना के बेच रही है तो, ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है जहां पे स्पेशलाइजेशन, जहां पे ज्यादा रिक्वायर, भाई एक ही तो प्रोडक्ट बना रहा हूं, वही मार्केट में पिट गया तो खत्म हो गया ना सौदा, समझ आ रही है। स्पेशलाइजेशन तो चाहिए, है ना, साइज बड़ा है बिजनेस का, सीधी सी बात है, ठीक है, समझ आया नहीं आया। अच्छा, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तेरे को इसी से समझ आ जाएगा। देख, मेटल का डिवीजन अलग बना दिया, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है। प्लास्टिक का डिवीजन बनाया, इसका अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका मार्केटिंग। तूने देखा हो कोक की एड आती है, जब कोक की आती है सिर्फ, क्या लिम्का की एड आती है उसके साथ, नहीं आती। क्या फेंटा की एड आती है उसके साथ, नहीं आती। क्या थम्स अप की एड आती है उसके साथ, क्या मर्ज ऐड करते हैं ये, नहीं करते कभी भी मर्ज ऐड। इससे क्या पता चलता है, इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के डिवीजन अलग अलग बनाए हुए हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर है, सही है ना। इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग है, लिम्का का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, कोक का मार्केटिंग, जबकि ये एक ही कंपनी है, कोक कंपनी एक ही कंपनी है, लिम्का है, कोक है, थम्स अप है ना, फेंटा है, किलनी सोडा भी है, ये सारे के सारे ब्रांड कोक के हैं। लेकिन ये सभी की ऐड अलग आने का कारण क्या है, सभी की ऐड अलग आने का कारण ये है कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर को अपनाया हुआ है इन्होंने, समझे। तो ये बात है, तो ये बात है, समझे नहीं समझे, तो ये बात है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है, ओके। अच्छा, प्लास्टिक समझाया नहीं आया, तो ये बात है। एडवांटेजेस क्या डिविजनल स्ट्रक्चर के, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल डिविजनल हेड, देखो डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड, डिविजनल हेड को डेवलप होने में मौका मिलता है ना। देख, ये डिवीजन का हेड होता है, एक हेड होता है इसका, मान लो मेटल है, मेटल का एक डिवीजन हेड बना दिया, उस हेड के नीचे ये सारे काम कर रहे जा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सब, है ना। डिविजनल हेड डेवलप होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस, एक डिवीजन का और दूसरे डिवीजन का एक्सेस कर सकते हैं। कोक में सबसे ज्यादा लिम्का चलती है, कोक सेकंड नंबर पे चलती है, क्योंकि लिम्का जो है शुगर के जो बीपी वगैरह के पेशेंट्स है और सब लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो लिम्का सबसे ज्यादा चलती है, चलने वाला सॉफ्ट ड्रिंक है। कोक से भी ज्यादा चलता है, तुमको लगता है कोक में ज्यादा चलती है ना, लिम्का ज्यादा चलती है, क्योंकि सारे हॉस्पिटलों में लिम्का वगैरह ये सब चलती है, एक तरह से मेडिसिन बना दिया लिम्का को, समझ रहे हो बात को। तो लिम्का ज्यादा चलती है और लिम्का कभी नहीं बंद हो सकती, ऐसा प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट को टक्कर देने वाला कोई आएगा तो ही बंद हो सकता है। डिवीजन, देखो डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन हेड डेवलप होएगा। डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस, डिविजनल रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं, लिम्का की कितनी सेल है, कोक की कितनी सेल है,
थम्स अप की कितनी सेल है ना, माजा की कितनी सेल है, माजा बोलना भूल गया था मैं, कोक में माजा भी कोक का है, ठीक है, माजा में कितनी सेल है ना, तो कर सकते हैं ना हम एक्सेस, समझाई। अब पेप्सी के अंदर में कौन कौन से आते हैं, ड्यू आती है, जैसे पेप्सी खुद, पेप्सी ब्लैक कलर की, ड्यू आती है, मरिंडा आती है, ठीक है, लहर सोडा आता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो पेप्सी के हैं, ठीक है, समझा ही नहीं। तो डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस, डिविजनल रिजल्ट एक्सेस हो सकते हैं ना, ड्यू की कितनी सेल है ना, पेप्सी की कितनी सेल है, हमने डिवीजन अलग बनाए हुए हैं ना, हम एक साथ ऐड थोड़ी करते हैं किसी भी चीज की, कंपनी एक ही है लेकिन फिर भी ऐड अलग अलग हो रही है, और भी बहुत सारे काम है जो अलग अलग हो रहे हैं, इनकी ब्रांडिंग अलग अलग होती है, देखो पैकेजिंग भी अलग अलग पाएगी, ठीक है, ये बात है, बोतल का स्टाइल भी अलग अलग पाएगा, पेप्सी की पैकिंग देख कैसी है, ड्यू की पैकिंग देख कैसी है, अलग अलग है पैकिंग भी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अलग है इनका, सेल्स डिपार्टमेंट भी अलग है इनका, इनका परचेज डिपार्टमेंट भी अलग है, सारा कुछ अलग है इनका, ठीक है, बात ये है। क्विक डिसीजन ले सकते हैं, अलग अलग डिवीजन हो गया, मेरे डिवीजन का मैं देखूंगा ना भाई, तेरे डिवीजन का तू देख, अब हमारी कंपनी में 100 प्रोडक्ट हैं, अलग अलग डिवीजन बना रखे हैं, सीधी बात है, तो डिवीजन वाइज देखेंगे ना हम, जो देखने का है, इजी एक्सपेंशन हो पाएगा, हम मार्केट में प्रोडक्ट भी उतार सकते हैं कोई नया, उसके सारे कंपनी के सारे, ठीक है ना, बात ये। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देख, कंफ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड के बीच में टक्कर चलती रहती है, वो बोल रहे हैं हमारा बजट शॉर्ट है, वो बोल रहे हैं हमारा बजट शॉर्ट है, हमारा बढ़ाओ, है ना, हमारी एडवर्टीजमेंट कम हुई है, वो कह रहा है हमारी भी कम हुई है, समझ रहे नहीं समझ रहे बात को, कहने का डिविजनल हेड के बीच में टक्कर चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट में इंक्रीज होती है, कॉस्ट इंक्रीज होती कि नहीं होती, अब उसकी मार्केटिंग अलग से करते हैं, उसकी अलग से करते हैं, उसकी अलग से करते हैं, कॉस्ट बढ़ रही है भैया, कस्टमर को चुकाने पड़ रहे हैं वो पैसे, तुम्हारी जेब से थोड़ी जा रहे हैं, जो ऐड कर रहे हो, सेलिब्रिटी बुला रहे हो, 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हो, वो कस्टमर की जेब से जा रहे हैं पैसे, समझे। अब 10 करोड़ रुपए दिए कोई ज्यादा नहीं है, अब मान लो 100 करोड़ बोतल बिक रही है, 100 रुपए के रेट में बिक रही है, मन तो 20 रुपए की रही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, समझे, कितना ज्यादा रिवेन्यू है, मन 20 रुपए की भी नहीं रही शायद, 20 रुपए की मान के चलते हैं कॉस्टिंग, 80 रुपए की मार्केट में उतर रही है, 70 की तो कंपनी बेच रही होगी होलसेलर वगैरह को, 70 या 60 की बेच रही होगी, ठीक है, मतलब देखा जाए तो 40 रुपए भी कम नहीं होते, ठीक है, तो ये बात है। इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, अलग अलग मार्केटिंग करके तुम कॉस्ट बढ़ा रहे हो, सेल्फिश एटीट्यूड बन जाता है, हर डिविजनल का अपना एक सेल्फिश एटीट्यूड बन जाता है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बांटा जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बांटा जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब होता है, वहां पे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, वहां पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज क्यूमरिसम टू असर्टेन डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे क्या डिविजनल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिवीजन को संभालना, ठीक है ना, वहां पे डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, यहाँ पे डिवीजन का हेड होता है, डिवीजन के हेड के नीचे चलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, सारा कुछ प्रोडक्ट डिविजनल हेड के नीचे चलता है, ठीक है। और ये क्या है, मैनेजरियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर इज स्पेशलाइज इन डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ जॉब, एक काइंड ऑफ जॉब को करने में सक्षम होता है, सो लिमिटेड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, कोई जरूरी नहीं है ना, भाई सीधी बात है। और यहाँ पे डिविजनल हेड क्या होता है, सारी चीज वर्सेटाइल होता है डिविजनल हेड, उसको प्रोडक्शन का भी, सेल का भी, मार्केटिंग का भी, परचेज का भी, एचआर का भी, सारा काम देखना पड़ता है, सीधी सी बात है। अच्छा, कॉस्ट, इसमें कॉस्ट क्या आती है, कम पड़ती है, इसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, क्योंकि इसमें तो सारा काम एक ही में हो जाता है ना, इसमें अलग अलग करना पड़ता है, मार्केटिंग की 4 डिपार्टमेंट बन गए अलग अलग प्रोडक्ट के, है ना। कोऑर्डिनेशन इसमें ज्यादा रहता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है एज कंपेयर टू द डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कम होता है। आगे चलो, 5.3 शुरू हो जाता है आगे, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट करना, भैया ऐसा है, अथॉरिटी आप अपनी मर्जी से डेलीगेट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन देती है अथॉरिटी। अब मैं मैनेजर हूं, मेरे नीचे 20 बंदे काम कर रहे हैं, ओके, मेरे को काम दिया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैनेजमेंट का और काम, ठीक है। अब मेरी गलती है ना भाई, मैंने उन पे 20 पे विश्वास करके बांट दिया थोड़ा थोड़ा काम, अब उनको, उनकी जो गलती हो जाएगी उनको नहीं सुनाया जाएगा, हमको सुनने को मिलेगा, क्योंकि आई एम ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका काम नहीं था मैनेजमेंट करना,
मैनेजमेंट करना मेरा काम था, मैंने उनको दे दिया, मेरा कोई चाहिए थे 4-5 बंदे, मैंने उनको काम दे दिया, चलो ये काम हल्का हो जाएगा मेरा। अथॉरिटी मैं खुद ट्रांसफर कर रहा हूं, अथॉरिटी मैं खुद ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन करती है। सही है, देखो it refers to the process of establishing responsibility and authority and creating accountability of the person to whom work or responsibility has been hand over। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है भाई, बात ये है मैंने 5 बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी काम करने की, जिम्मेदार तो वो है, वो मेरे प्रति जिम्मेदार है ना। हु इज द अकाउंटेबल, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क? आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क बिकॉज दिस वर्क इज असाइंड टू मी। मेरे को असाइन किया गया था किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसीलिए मैं जिम्मेदार होता हूं उस चीज के लिए। वो 5 लोगों को कोई लेना देना नहीं उस चीज से, गलती होगी तो होगी भैया, जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैंने काम सौंपा था उनको। बात साफ है, मैं जिम्मेदार हूं उस चीज के लिए, मैंने उनको काम सौंपा था 5 को। ठीक है, और उस चीज के लिए मैं अकाउंटेबल कहलाऊंगा। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर इन एनी केस। ठीक है, बट अथॉरिटी इज ट्रांसफरेबल। अथॉरिटी ट्रांसफरेबल है, अकाउंटेबिलिटी नॉट ट्रांसफरेबल इन एनी केस। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते, जवाबदेही ट्रांसफर नहीं कर सकते, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा भैया। जवाब के लिए आप किसी और को आगे नहीं कर सकते, भाई ये थाल इसको दे दो, जवाब दे देना है इससे ले लो, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। काम मैंने तेरे को सौंपा था, जवाब मैं तेरे से मांगूंगा, तेरे पड़ोसियों से मांगूंगा, तेरे से मांगेंगे, हमको क्या लेने देने भाई। तूने 5 बंदों को काम दिया, तूने 10 बंदों को काम दिया, तूने दिया ना भाई। बात ये है, देख डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजर। देख मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क। मैनेजर ने बांटा है ना, ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी कहा है तुमको बांटने के लिए वर्क, तूने बांटा है ना तेरी मर्जी से वर्क। काम तो मैंने तेरे को दिया है, तेरे को करना चाहिए था, तूने लेबरों में बांट दिया, क्यों बांटा? तेरी गलती है ना, भुगत अब। डेलीगेशन assigning to him so that he perform that part which only he because of his unique organizational placement can perform effectively, and so that he can get other help with that remains। है ना, ये वाली पढ़ लियो। डेलीगेशन of authority merely means the granting of authority to subordinate to operate within prescribed limit। prescribed limit तक अथॉरिटी दी जाती है मैनेजर द्वारा काम करने की, कि भैया ले कर दे मेरा काम, पकड़ कर दे काम। अकाउंटेबल कौन है उसके लिए? आई एम द अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क, क्योंकि वो वर्क मेरे को दिया गया था, तेरे को नहीं दिया गया, तेरे को तो मैंने दे दिया, भाईचारे मिलकर कर दे काम। समझा नहीं समझा? लेकिन ये तेरा काम नहीं था, तेरे को दे दिया मैंने, काम असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बात है। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ? डेलीगेट का मतलब, डेलीगेट मैंने चाबी तेरे को हाथ में पकड़ा दी, खोल लिया ताला, खुले तो तेरे पे। ठीक है, बात ये है, मतलब तेरे को जिम्मेदारी दे दी। ये देख मैनेजर अपने हाथों से जिम्मेदारी दे रहा है, कंपनी ने नहीं दी है जिम्मेदारी, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। डेलीगेशन में पावर नाम की चीज भी आ जाती है। तू चाबी जब भी पकड़ेगा जब तेरे हाथ में पावर आएगी काम करने की। मैंने तेरे को पावर भी दिया साथ में। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क टुगेदर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूं तो मेरे को अथॉरिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, काम करने की पावर भी देनी पड़ेगी साथ में। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अगर तुम लोगे तो पावर भी लोगे साथ में। तो भाई मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो तो पावर भी दो साथ में उतनी हद तक। ठीक है ना, समझा नहीं आया? इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। अच्छा, इसके बाद में पावर का मतलब क्या है? जो पावर आपको दे रहा हूं मैं असाइंड ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, मैनेजर दे रहा है, कंपनी नहीं, फर्म नहीं। ओके, आगे चलो। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीबडी एल्स। आई एम पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द फर्म, क्योंकि फर्म ने नहीं कहा सामने वाले को दे दो ड्यूटी ना, मेरा काम था वो, मैंने बांटा, मेरी गलती, तूने गलती करी, वो गई गलती साइड में। समझा रही है? अब देखो, इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क once the authority has been delegated and responsibility accepted। one cannot be deny accountability। accountability को आप डिनाई नहीं कर सकते, accountability तो मेरी रहेगी। ठीक है, accountability cannot be delegated, देख लिखा हुआ accountability cannot be delegated to some other person, it is only towards the delegator। सामने वाले ने जिसने मेरे को काम दिया है ना, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है।
अकाउंटेबिलिटी है, जवाब मांगेगा अगला, ठीक है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? अथॉरिटी का मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, जो टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, ठीक है। रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड, देखो सॉरी, राइट ऑफ एन एक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड, मतलब राइट, अधिकार जो उसको मिला है, अथॉरिटी मिली है। अच्छा, ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी, जो परफॉर्म करनी है आपको, और उसके प्रति जो आंसरेबिलिटी है वो जो देनी है, वो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन का मतलब समझा है, इट कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेट की जाती है ये, इट कैन बी डेलीगेटेड अप टू द सम एक्सटेंट, ये सम एक्सटेंट तक दी जाती है जितना वर्क देना होता है मेरे को। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, नो, अकाउंटेबिलिटी तो मेरी है, सही है ना। अच्छा, इट अराइज फ्रॉम स्केलर चेन, फॉर्मल पोजीशन, इट अराइज फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो है ही यार, अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी तो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा, फ्लो, इट फ्लो डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड फ्लो करती है, मतलब ऊपर से नीचे तक। इट फ्लो अपवर्ड, ये नीचे से ऊपर फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई नीचे वाले ऊपर वालों के प्रति जिम्मेदार है ना। इट फ्लो अपवर्ड, ये अपवर्ड होती है, सही है ना, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर वाले नीचे वाले वो करेंगे, सुनाएंगे उस चीज के लिए, आंसर मांगेंगे उस चीज के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड ऑफ अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए, तो मैनेजर क्या अपना सारा फालतू काम सौंप देगा उनको, बंदों को, क्या है, और मेन काम खुद करेगा, सही है ना, काम हल्का हो जाएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएगा, मैनेजर को टाइम मिलेगा काम करने का, सही है। अच्छा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी होगी, एम्प्लॉय भी सोचेगा हाँ भाई मेरे को तो काम मिलेगा मैनेजमेंट का, समझ आ रही है, मैनेज करना है मेरे को ये काम, ठीक है। तो एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होगी उससे, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगी, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ भी होगी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का रेट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, देखो, इट एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद एन इनविजिबल इनविटेबल टू रन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए, है ना, जरूरी भी है, अच्छा रिलेशन बन के रहेगा सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का, बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद में आता है डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज द पॉइंट वेयर फर्म डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे डेलीगेशन का मतलब क्या, फर्म बांटते हैं जब पावर लेबरों को, यहाँ पे मैनेजर नहीं दे रहा पावर, यहाँ पे फर्म दे रही है पावर, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन पावर दे रही है लेबरों को, सभी को डिसीजन मेकिंग की पावर दे रही, थोड़ा 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 सभी को पावर दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, समझा ही नहीं आया? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझाया होगा, और डेलीगेशन का मतलब समझाया, डेलीगेशन मैनेजर करता है ना कि फर्म, फर्म का कोई लेना देना नहीं है डेलीगेशन में, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, अकाउंटेबल, यू आर द अकाउंटेबल फॉर दिस टास्क, सीधी सी बात है। अभी देखो, डेलीगेशन का मतलब और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझाया होगा, देख पढ़ के भी सुना देता हूँ। इट रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि मैनेजर के द्वारा। हु आर द मैनेजर, मैनेजर इंप्लॉई है भैया, कौन है मैनेजर, और तू स्वयं जिम्मेदार है उस चीज के लिए, अब तू इंप्लॉई है ना, तेरे को मैंने डेलीगेशन की हुई है डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी, यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क, तुम खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मैनेजर की नहीं है, ध्यान रखना। तेरे को मैंने पर्सनली मैनेजमेंट करने के लिए दी थी भैया, तेरे से वो काम हुआ या नहीं हुआ, बात सीधी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने दिया आपको पावर, ये अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होगे। अब मैंने दी होती तो मैं पर्सनली लाइबल था, मैं अकाउंटेबल हूं आगे जवाब देने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पावर दी थी पिछली बार तुमको, अब तेरे को ऑर्गेनाइजेशन ने पावर दी, तो ऑर्गेनाइजेशन तेरे से जवाब मांगेगी, मेरे से क्यों मांगेगी, डिसीजन तूने लिया, काम तूने किया, जवाब मैं क्यों दूं, कौन मेरे से जवाब मांग सकते, जवाब कौन देगा, तू देगा ना, डिसेंट्रलाइजेशन, समझा, आगे चलो समझ नहीं आया, दोहराओ ना, अच्छा ठीक है, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन, अब देख हेनरी फ्योल ने बोला हुआ है डेफिनेशन में, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए,
सबऑर्डिनेट को भी लगेगा हाँ भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई महत्वता है, हमारा कोई ओहदा है, हमारा कोई पद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उनको इसलिए काम दिया जाता है सभी को थोड़ा 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 थोड़ा, सही है, ताकि मैनेजर के सिर से बर्डन हट जाए। फीचर क्या है? इट इज एन expanded version of delegation of authority। expanded version है ना, सीधी सी बात। it increase the significance of role of subordinate के रोल को बढ़ाते हैं। it is the process which is applicable to the organization as a whole। organization as a whole में चलता है सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन। तो it reduce the workload of the senior officer का वर्कलोड कम हो जाता है। decisions are taken by those employees who are going to implemented them। जो चीज करने वाले ना उसी को डिसीजन दे दिएगा, तो ही लेते रहे डिसीजन, सही है ना। बात ये है, पूछने की जरूरत नहीं है, तेरे को जो ठीक लगता है तो ले डिसीजन, बट यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। अच्छा, अलोंग विद अथॉरिटी देखो इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो रही है भैया, तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे रहा हूं ना, साथ में तेरे को अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन नॉट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सही है। ओके आगे चलो। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, क्या फायदे हैं? डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट डेवलप होंगे, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट बढ़ेगा हमारे देश के अंदर में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि डिसीजन आएंगे, क्योंकि सारे लोग अपने अपने डिसीजन ले लेंगे तो जल्दी हो पाएगा काम। नहीं तो एक ही बंदे को लेने होते, मैं मैनेजर हूँ, मान लो 20 जनों के मैं डिसीजन ले रहा हूँ, टाइम लगेगा उसमें, सारे अपना अपना ले लेंगे तो क्या होगा, क्विक हो जाएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। रिलीफ टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, फैसिलिटी ऑफ ग्रोथ बढ़ेगी, बेटर कंट्रोल हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल रखने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग बेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी अगले की है भैया, सभी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। डिफरेंस तो मैंने तेरे को बता ही दिया साथ साथ, आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं लगती इसकी बताने की, इससे बाद हो गया। धन्यवाद आपका।